बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। तो आज बेटा जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज कैश एंड सिक्योरिटीज मैनेजमेंट के कैश मैनेजमेंट क्या होती है और सिक्योरिटीज मैनेजमेंट क्या होती है। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली इस चैप्टर को बेटा हम दो हिस्सों में डिस्कस करेंगे। पहला हिस्सा हमारा होगा कैश मैनेजमेंट का और जो दूसरा हिस्सा होगा दैट इज सिक्योरिटीज मैनेजमेंट। तो बेसिकली हम इसमें ये डिस्कस करेंगे कि बेटा कि और वो ऑर्गेनाइजेशन जो अपने कैश को प्रॉपर्ली मैनेज करती हैं वो कंपनीज ज्यादा बेनिफिट लेती हैं या वो कंपनीज जो अपने कैश को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं करती उनको क्या फायदे क्या नुकसान हो सकते हैं। बट एक चीज याद रखिएगा, मैंने आप लोगों को टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर भी यही बताया था कि वो पैसा जो आपके पास आज मौजूद है उस पैसे की वैल्यू बेटा हमेशा ज्यादा होती है उस पैसे से जो आपने अभी फ्यूचर में रिसीव करना है। उसकी रीजन मैंने आप लोगों को ये बताई थी कि उस पैसे को आप कभी भी यूज कर सकते हैं, उसको री इन्वेस्ट कर सकते हैं, उस पैसे से आप मजीद पैसा जो है वो जनरेट कर सकते हैं। लेकिन वो पैसा जो भी आपको फ्यूचर में मिलना है दैट विल जनरेट नथिंग फॉर यू, वो आपके लिए कुछ भी जनरेट करके नहीं देगा आपको। सो दैट्स व्हाई इस चैप्टर के अंदर हम यही डिस्कस करेंगे कि कैश को कैश की सूरत में मैनेज करना बेहतर है या कैश को हम सिक्योरिटीज की सूरत में मैनेज करें। अगर हम कैश को कैश की सूरत में मैनेज करते हैं तो क्या हमें फायदे क्या नुकसान होंगे, और अगर हम कैश को सिक्योरिटीज की फॉर्म में मैनेज करेंगे तो हमें क्या फायदे क्या नुकसान होंगे। देखें, सिक्योरिटीज बेटा हम पहले पढ़ चुके हैं लाइक बॉन्ड, शेयर्स, टी बिल्स, कमर्शियल पेपर। आप लोगों को मैंने फाइनेंशियल मार्केट्स का चैप्टर पढ़ाया था, उसमें हमने टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स डिस्कस की थी। उसके अंदर मैंने आपको तकरीबन काफी सारी सिक्योरिटीज के बारे में पढ़ाया था। तो बेसिकली मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मैंने 1 महीने के बाद किसी पर्सन को 50,000 रुपया देना है। अब 2 तरीके हैं, या तो आप एक 50,000 रुपया 1 महीने के लिए साइड पे रख लो निकाल के पैसों में से, या दूसरा ये है कि उसे 50,000 के आप कुछ पेपर खरीद के रख लो। अब होगा ये, अगर आपने 50,000 1 महीने के लिए साइड पे रख लिया तो बेटा 1 महीने बाद उस 50,000 ने 50,000 ही रहना है। लेकिन अगर हम उस 50,000 के पेपर खरीद के रख लेंगे तो मे पॉसिबल जब 1 महीने बाद उसकी पेमेंट की बारी आए तो हम उन पेपरों को जब मार्केट में बेचें तो मे पॉसिबल वो पेपर 50,000 की बजाय 55,000 या 60,000 के बिक जाए। बढ़ भी सकती है वैल्यू, कम भी हो सकती है। लेकिन मैं आपको यही सिखाऊंगा कि पैसे को पैसे की सूरत में रखना क्या फायदा क्या नुकसान देगा और पैसे को सिक्योरिटीज की सूरत में रखने में हमें क्या फायदा होगा। बेटा याद रखें, वो पैसा जो आपके पास होल्ड किया हुआ है दैट विल जनरेट नथिंग फॉर द कंपनी, वो कंपनी को कुछ भी जनरेट करके नहीं देगा। सो दैट्स व्हाई कंपनी की कोशिश होती है कि वो पैसा जो उसके पास मौजूद है उसको वो री इन्वेस्ट करे। जितना आप पैसे को बेटा री इन्वेस्ट करेंगे वो पैसा आपको उतना ही मजीद पैसा जनरेट करके देगा। तो इस चैप्टर को बेटा हम दो हिस्सों में डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट पार्ट इज कैश मैनेजमेंट, फिर हम डिस्कस करेंगे सिक्योरिटीज मैनेजमेंट। और मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि अगर आपने पैसे को सिक्योरिटीज की सूरत में रखना है तो बेटा ऐसे ही नहीं मुंह उठा के कोई भी सिक्योरिटी खरीद लेंगे, नो। हम पहले प्रॉपर एनालिसिस करेंगे कि किस कंपनी की खरीदनी चाहिए, कौन सी सिक्योरिटी हमें फायदा देगी, कौन सी सिक्योरिटी हमें नुकसान देगी। ऐसा ना हो कि मैंने 50,000 रुपए की सिक्योरिटीज खरीद कर रखी, जब देने की बारी आई तो बिकी 10,000 की। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सो दैट्स व्हाई इस चैप्टर को हम दो हिस्सों में डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट पोर्शन इज कैश मैनेजमेंट, कि कैश मैनेजमेंट क्या होता है, एंड देन फिर हम डिस्कस करेंगे कि सिक्योरिटीज मैनेजमेंट क्या होता है। ओके बेटा, द फर्स्ट इज मोटिव्स फॉर होल्डिंग कैश। कोई भी कंपनी जो है बेटा वो अपने कैश को क्यों होल्ड करती है, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड होल्डिंग द कैश। बेटा 3 पर्पस होते हैं कैश को होल्ड करने के, कैश को अपने पास रिजर्व करने के। देखिए मैं आपको बेटा बार बार एक चीज बोल रहा हूँ कि वो पैसा जो कंपनी होल्ड करती है दैट विल जनरेट नथिंग फॉर कंपनी। उसकी रीजन बेटा ये होती है कि कंपनी जो पैसा होल्ड करेगी, कंपनी इसका मतलब है कि उसने साइड पे रख दिया, वो पैसा री इन्वेस्ट नहीं हो रहा। सो कंपनी की कोशिश ये होती है कि पैसा ज्यादा से ज्यादा बिजनेस के अंदर सर्कुलेट करे। जितना पैसा बिजनेस के अंदर ज्यादा सर्कुलेट करेगा उतना ही कंपनी को फायदा होगा। 3 बेटा मोटिव्स होते हैं पैसे को होल्ड करने के। द फर्स्ट मोटिव इज ट्रांजैक्शन मोटिव, सेकंड मोटिव इज स्पेकुलेटिव मोटिव, एंड थर्ड मोटिव इज प्रिकॉशनरी मोटिव। ट्रांजैक्शन मोटिव में पॉसिबल बेटा आपने कोई ट्रांजैक्शन टेक प्लेस करनी है नियर फ्यूचर, उसके लिए आप पैसा होल्ड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यार कि मैंने 1 महीने के बाद फलां बंदे को 40,000 रुपया देना है। आपने क्या किया, आपने 40,000 रुपया होल्ड कर लिया। तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई ट्रांजैक्शन आपने टेक प्लेस करनी है जिस मकसद के लिए आपने वो पैसा होल्ड किया हुआ है। तो ट्रांजैक्शन मोटिव के अंदर हम क्या करते हैं, हम पैसे को होल्ड करते हैं फॉर द फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू, कोई भी ट्रांजैक्शन आपने करनी होती है। सेकंड बेटा मेथड जिसके लिए हम पैसे को होल्ड करते हैं दैट इज स्पेकुलेटिव मोटिव। क्या होता है स्पेकुलेशन, एनी आइडिया? स्पेकुलेटिव क्या होता है, स्पेकुलेशन क्या होती है? स्पेकुलेशन कोई वर्ड सुना हो, यस नो में आंसर दिया करें बेटा।
स्पेकुलेटिव का नो सर। ओके, नो आइडिया। देखिए, स्पेकुलेशन का मतलब होता है बेटा कि आप टेम्पोरेरी प्राइसेस से जो बेनिफिट उठाते हैं। फॉर एग्जांपल, जिस तरह आपने एक जगह से 10 रुपए की चीज खरीदी, दूसरी जगह पे जाके उसकी प्राइस आपको 12 रुपए मिली, आपने फौरन उसको रीसेल कर दिया। स्पेकुलेटर्स वो लोग होते हैं जो टेम्पोरेरी अपॉर्चुनिटी से बेनिफिट उठाते हैं। आर्जी तौर पे छोटी सी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई, फौरी तौर पे उन्होंने बेनिफिट उठा लिया। जिस तरह फॉर एग्जांपल आपको लगता है यार शुगर की प्राइसेस जो है फ्यूचर में कम होने वाली हैं, हमने क्या किया, हमने कहा यार शुगर में जरूरत मैं यूज करता हूँ, तो मैंने कुछ पैसा उसको खरीदने के लिए होल्ड कर लिया कि जैसे ही बाहर से शुगर इंपोर्ट होगी, शुगर की प्राइसेस गिरेंगी, तो मैं क्या करूंगा, मैं फौरी तौर पे शुगर को परचेज कर लूंगा। एक सेकंड बेटा जरा होल्ड कीजिएगा। कामरान माइक म्यूट कर लो। तो स्पेकुलेटिव मोटिवेटर में बता रहा था कि स्पेकुलेशन क्या होता है कि आप टेम्पोरेरी अपॉर्चुनिटी से जो है वो बेनिफिट उठाते हैं, यानी आर्जी तौर पे आपको एक अपॉर्चुनिटी नजर आती है, फौरी तौर पे उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हैं और साथ ही आप उसका बेनिफिट ले लेते हैं। स्पेकुलेटर्स वो लोग होते बेटा ये इन्वेस्टर ही हैं। फर्क सिर्फ ये होता है कि इनको थोड़ा सा प्रॉफिट कहीं से भी नजर आता है, ये फौरी तौर पे उसको कर लेते हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मेरी ये कंपनी है, मुझे नजर आ रहा है, मैं उसके लिए रॉ मटेरियल खरीदता हूँ, मुझे नजर आ रहा है कि फ्यूचर में जो है वो कॉटन सस्ती होने वाली है, तो मैंने क्या किया, मैंने 1 लाख या 2 लाख जितने की मैंने कॉटन खरीदनी है, मैंने वो एक साइड पे रख लिया। तो दूसरा मोटिव बेटा पैसे रिजर्व करने का क्या होता है, स्पेकुलेटिव मोटिव होता है कि आपको नजर आ रहा होता है कि फ्यूचर में किसी चीज की प्राइस कम होने वाली है, तो आप चाहते हैं कि हमने इसकी प्राइस से बेनिफिट लेना है, उस बेनिफिट के लिए भी जो है वो आप पैसा होल्ड कर लेते हैं। थर्ड मोटिव है बेटा प्रिकॉशनरी मोटिव। प्रिकॉशनरी मोटिव का मतलब होता है कि आप पैसे को होल्ड करते हैं फॉर इमरजेंसी पर्पसेस, कि कोई इमरजेंसी आने वाली है फ्यूचर के अंदर। फॉर एग्जांपल, जिस तरह आजकल कोरोना वायरस की एग्जांपल देख लें कि कोरोना वायरस आया, तो अब आप अगर फर्दर अगर कहता है सेकंड लहर आने वाली है, तो आपने क्या किया, आपने कुछ पैसा होल्ड कर लिया कि यार पहली दफा तो मुझे पता नहीं चला, लेकिन अब तो मुझे पता है कि दोबारा से ये लहर आ रही है, तो आपने कुछ पैसा होल्ड कर लिया ताकि उस पैसे को आप रीयूज कर सकें जब आपको जरूरत पेश है, सैलरी के लिए, परचेज के लिए, जो भी आपने जिस मकसद के लिए भी रखना है। या दूसरा आप ये कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि आपकी जो कंपनी है, जो आपकी फैक्ट्री है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ वो नॉर्थर्न एरिया की तरफ है, वहां पे जलजले वगैरह अक्सर आते हैं, तो आपको लगता है कि यार हर साल जलजले आते हैं तो उससे हमें कुछ डैमेजेस होती हैं, तो डैमेजेस को बियर करने के लिए, डैमेजेस को रिपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कुछ पैसा होल्ड कर लेते हैं, इसको बोलते हैं प्रिकॉशनरी मोटिव। यानी अनएक्सपेक्टेड कैश नीड की भी जरूरत पड़ सकती है, किसी मकसद के लिए भी जरूरत पड़ सकती है। तो बेटा ये 3 पर्पस होते हैं जिनके लिए हम पैसे को होल्ड करते हैं। मैं याद रखिएगा, मैं बार बार एक बात पे फोकस कर रहा हूँ कि पैसे को जितना देर आप होल्ड करेंगे, दैट विल जनरेट नथिंग फॉर द कंपनी। तो कंपनी की कोशिश ये होती है कि पैसा सर्कुलेट करे, लेकिन बेटा ये 3 मोटिव ऐसे हैं जिनकी वजह से हमें पैसे को क्या करना पड़ता है, होल्ड करना पड़ता है। जी बेटा, इन तीनों में कोई प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग में, एनीवन? नो सर। क्लियर है? यस सर। ओके, देन बेटा हम डिस्कस करेंगे इसी के अंदर कैश मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है, नेक्स्ट हेडिंग, क्योंकि हम कैश मैनेजमेंट को पढ़ रहे हैं। तो अब मैं आपको ये बताऊंगा कि कंपनी जो है वो अपने कैश को किस तरह से मैनेज करती है। देखिए बेटा, बिजनेस के अंदर जो कैश इन या आउट जो है वो, इन होने को हम इनफ्लोज बोलते हैं और कैश आउट होने को हम आउटफ्लोज बोलते हैं। ठीक हो गया, इसको टोटल हम बोलते हैं कैश फ्लोज, यानी पैसे का इन होना और पैसे का आउट होना। आप अगर इन दोनों चीजों को प्रॉपर्ली मैनेज करेंगे तो इसका मतलब है बेटा कि आप अपने कैश को प्रॉपर मैनेज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इन दोनों चीजों को प्रॉपर मैनेज नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि आप अपने कैश को मैनेज नहीं कर रहे, यानी आपने अपने इनफ्लोज को भी मैनेज करना है और आपने अपने आउटफ्लोज को भी मैनेज करना है। इसके लिए बेटा ये 4 स्टेप्स हैं जिनको हम परफॉर्म करते हैं, और अगर आप इनको प्रॉपर परफॉर्म कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने कैश को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर रहे हैं। द फर्स्ट वन इज इंक्रीजिंग कैश इनफ्लोस,
decreasing cash outflows, speed up cash inflows, and slow down cash outflows. कामरान साहब अपना माइक म्यूट कर लें। ओके बेटा, ये 4 स्टेप बेटा मैंने लिखी है, इंक्रीजिंग कैश इनफ्लोस, डिक्रीजिंग कैश आउटफ्लोस, स्पीड अप कैश इनफ्लोस एंड स्लो डाउन कैश आउटफ्लोस। अगर आप इन चारों स्टेप्स को देखें, इन चारों स्टेप्स के अंदर बेटा जो 2 स्टेप्स हैं वो आपके इनफ्लोस के हैं और 2 स्टेप जो हैं वो आपके आउटफ्लोस के हैं। जो कंपनीज बेटा इन चारों चीजों को प्रॉपर मैनेज करेंगी, इसका मतलब है कि वो अपने कैश मैनेजमेंट को प्रॉपर मैनेज कर रही है। लेकिन अगर कोई कंपनी बेटा इन चीजों को इग्नोर करेगी तो इसका मतलब है कि वो अपने पैसे को प्रॉपर मैनेज नहीं कर रही। बेटा याद रखिएगा, जो कैश होता है इट्स अ ब्लड फॉर द कंपनी, क्योंकि ये एक ऐसा लिक्विडेट एसेट होता है, इसको कभी भी किसी भी जगह पे इस्तेमाल किया जा सकता है। जिस तरह बेटा इंसान के अंदर ब्लड जो है उसके बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते, इसी तरह बिजनेस के अंदर जो कैश है अगर आप उसको प्रॉपर मैनेज नहीं करेंगे तो वो जो चीज है वो आपको डेड की तरफ ले जाएगी, यानी आपको आपकी कंपनी को खत्म करने की तरफ ले जाएगी। सो दैट्स व्हाई इट्स मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब या तो पैसा बिजनेस में इन होता है या पैसा बिजनेस से आउट होता है, तो आपने दोनों को मैनेज करना है। तो पहला पॉइंट बेटा मैंने लिखा इंक्रीजिंग कैश इनफ्लोस। इसका मतलब ये है कि जो पैसा आपके बिजनेस के अंदर आ रहा है हर साल उस पैसे में इजाफा होना चाहिए। कैसे इजाफा हो सकता है बेटा? आप अपने पैसे के इनफ्लोस को कैसे बढ़ा सकते हैं? सर बार बार पैसे को सर्कल करके। ओके, सर्कुलेट करके। और अब आप क्या, इसकी छोटी सी एग्जांपल है कि पिछले साल अगर 50,000 था तो इस साल मैं 1 लाख मेरी कोशिश होगी कि मैं कमाऊं, तो कैसे कमाएंगे आप? सर इन्वेस्टमेंट करके। बिल्कुल ठीक है बेटा, इन्वेस्टमेंट करके। अच्छा, और ये देखिए, ये मैंने एक वर्ड लिखा इंक्रीजिंग सेल्स, यानी आपकी कोशिश होनी चाहिए कि हर साल जो है वो आपकी सेल्स में इजाफा हो, आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करें। जैसे अभी इन्होंने बोला, मैं वो भी लिख देता हूं कि आप क्या करें, अपने बिजनेस को ग्रो करें। जब आप बिजनेस को ग्रो करेंगे तो डेफिनेटली बेटा क्या होगा, आपका जो सेल्स है वो भी इंक्रीज होगी, और जब आपकी सेल्स इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली आपके पास ज्यादा से ज्यादा जो पैसा है वो इन होगा। तो आपका जो मेजर फोकस होना चाहिए बेटा हर साल वो ये होना चाहिए कि हमारी जो सेल्स है वो हर साल से ज्यादा होगी। बेटा जितनी आपकी सेल्स बढ़ेगी उतनी ही आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो अगर आप इस चीज पे फोकस कर रहे हैं और हर साल आपकी सेल्स इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब है कि आप अपने कैश मैनेजमेंट को प्रॉपर्ली मैनेज कर रहे हैं। लेकिन अगर आपकी सेल्स हर साल से डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब है कि आप अपनी कैश मैनेजमेंट को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर रहे। ओके चलें, ये तो हो गया पहला स्टेप जो आपने करना है। डिक्रीजिंग कैश आउटफ्लोस। आउटफ्लोस का मतलब होता है जो पैसा आपका जाना है, आपकी जेब से निकलना है, वो कम से कम निकलना चाहिए। तो कैसे करेंगे डिक्रीज अपना आउटफ्लो? आउटफ्लो का मतलब होता है पेमेंट्स वगैरह, यानी पैसा आपकी पॉकेट से जा रहा है। तो कोशिश करनी है कि आप अपने आउटफ्लोस को कम से कम करें। तो कैसे कम कर सकते हैं जी माहिदा बेटा? एनी आइडिया? सर मुझे क्वेश्चन की समझ नहीं लगी सही से। डिक्रीजिंग कैश आउटफ्लो लिखा है बेटा, इसका मतलब ये है कि आपने अपना जो पैसा आपने पेमेंट्स करनी है लोगों को, जो पैसा आपके पॉकेट से जाएगा वो कम से कम जाना चाहिए। यानी आपने अपने इखराजात को कंट्रोल करना बेटा, सिंपल अल्फाज के अंदर। यानी आप यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल योर एक्सपेंस। जितने बेटा आप अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करेंगे उतने पैसे कम जाएंगे। फॉर एग्जांपल आप क्या करें, आप अपने वेस्टेज को कंट्रोल करें। अगर फॉर एग्जांपल आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो कोशिश करें उस प्रोडक्शन के ऊपर जो वेस्टेज है वो कम से कम हो। तो जितना आप बेटा कम उसको कंट्रोल करेंगे, डेफिनेटली आपकी जो इनफ्लो मतलब आपका जो आउटफ्लोज है वो डिक्रीज होगा। देखें, अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरी 1 लाख रुपया मंथली सैलरी है, अब मैंने उसको मैनेज करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने एक्सपेंसेस को कम करने की कोशिश करूंगा।
जो फजूल के खर्चे हैं उसको हम कंट्रोल करेंगे। जब आप उसको कंट्रोल करोगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका कैश है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, आपको बचत होना शुरू हो जाएगी, आपके पास सेविंग होना शुरू हो जाएगी। यस सर। इसी तरह एक पॉइंट मैं यहाँ पे और लिख रहा हूँ, आप लोगों ने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पढ़ा होगा। ये एक स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर हम जो प्रोडक्शन से लेके उसको सेल करने तक जो हमारे एक्सपेंसेस आते हैं, कॉस्ट आती है किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बेटा इसको आपने क्या करना है, इसको आपने कंट्रोल करना है। तो कोशिश करें कि आपके जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं उनको आप ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल करें ताकि आप थोड़े खर्चे से उस चीज को प्रोड्यूस कर सके। तो जितने आप अपने एक्सपेंसेस को बेटा कंट्रोल करेंगे आपका इनफ्लो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, मीन दैट कि आपके पास सेविंग होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि बेटा आप अपने कैश को प्रॉपर मैनेज नहीं कर रहे। देखिए अक्सर जगहों पे आप देखिए तो हमने घरों पे बजट बनाया होता है कि इस महीने हमारे पास इतनी चीजें इतनी आनी है और हमने इतने की जो है एक्सपेंसेस करने हैं। अगर आप बजट के मुताबिक चलेंगे तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ सेविंग कर लेंगे, लेकिन अगर आपको कोई बजट नहीं है तो बेटा किसी महीने आपका खर्चा आपकी इनकम से भी ज्यादा हो जाता है, फिर किसी महीने आपको पैसे उधार लेने पड़ते हैं, किसी महीने दोस्त से मांगने पड़ते हैं, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आप अपने फिर कैश को प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर रहे। अंडरस्टैंड बेटा? डिक्रीज कैश आउटफ्लो समझ आ गया? यस सर। ओके, स्पीड अप कैश इनफ्लोज बेटा, इसका मतलब ये है कि जो पैसे आपने रिसीव करने हैं वो आप जल्दी से जल्दी रिसीव करें। व्हाई? स्पीड अप कैश इनफ्लोज का मतलब है कि जिन लोगों से आपने पैसे लेने, फॉर एग्जांपल आपने कोई चीजें उधार पे बेची हुई है, उन लोगों से आपने पैसे लेने, तो कोशिश करें कि उन लोगों से पैसे जल्दी से जल्दी निकलवाएं। इससे हमें क्या फायदा होगा? सर हम नया अपने हमारी प्रोडक्शन दोबारा तेजी बोले प्रोडक्ट नहीं खरीद बोले सकते हैं या इन्वेस्टमेंट मजीद कर सकते हैं वही पेमेंट लेके जो हम। देखिए जितनी जल्दी पैसे को लेके आएंगे उतनी ही जल्दी उस पैसे को हम री इन्वेस्ट कर सकते हैं। जिस तरह भी उन्होंने बोला, हनान ने बोला कि जी हम उसको उससे हम रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब आप मुझे बताएं कि लोगों से अगर आपने पैसे जल्दी से जल्दी निकलवाने हैं तो क्या तरीका हो सकता है जल्दी निकलवाने का? मैं एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी बंदे को 50,000 रुपए की चीजें बेची, 30 दिन का उसको टाइम दिया। अब आपकी कोशिश होनी चाहिए कि वो बंदा 30 दिन से पहले पहले आपको पैसे दे दे। तो क्या तरीका अपनाई करेंगे कि आप पैसे पहले दे दे आपको? सर उसका ऑर्डर और क्वालिटी उसको प्रॉपर दें, वो तो हमने देनी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने चीजें बेच दी, आपने मुझे 50,000 की चीजें उधार पे बेच दी और आपने मुझे 30 दिन का टाइम दे दिया। मैंने कहा ठीक है जी मैं आपको नेक्स्ट जो है जनवरी 1 को पैसे दे दूंगा। अगर फॉर एग्जाम्पल आज दिसंबर 1 है तो मैं कहता हूँ मैं आपको जनवरी 1 को पैसे दूंगा। बट आपने कोशिश ये करनी है जनवरी 1 को तो मिल ही जाने हैं पैसे। आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि मैं इस बंदे से पैसे 30 दिन से पहले पहले निकलवा लूँ। तो मुझे क्या ऐसी ऑफर करेंगे कि मैं लालच में आके आपको पे कर दूं? एक वर्ड नेक्स्ट ऑर्डर में बेटा आपने, पैसे या थोड़ा लेस कर देंगे। यस बिल्कुल वही मैं कहने लगा था। एक वर्ड आपने सुना होगा बेटा डिस्काउंट का, जिसे हम डिस्काउंट कहते हैं। तो अकाउंटिंग पढ़ी है ना आप लोगों ने, उसमें आपने कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट भी शायद पढ़ा होगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी हुई है ना शुरू के सेमेस्टरों में? बेटा पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? यस नो में आंसर तो दिया करें। यस सर। अच्छा अब हम करेंगे क्या, फॉर एग्जाम्पल आपने मुझसे 50,000 लेना है आफ्टर 30 डेज। आप मुझे कहते हैं कि सर चलें आप ऐसा करें, आप 50,000 ना दें, आप ऐसा करें आप 45,000 दे दें, लेकिन दें आप दें आफ्टर 10 डेज। अच्छा अब आप मुझे लालच दे रहे हैं, यानी आप मुझे 5,000 रुपए की छूट दे रहे हैं। देखा जाए तो दूसरी तरफ आपको 5,000 का लॉस नहीं हो रहा, आप ऐसी छूट क्यों दे रहे हैं मुझे? अगर देखा जाए तो आपको 5,000 का लॉस भी तो हो रहा है ना सर। लेकिन हम ये ऑफर तभी कराएंगे जब हमारे पास इतना मार्जिन होगा उस चीज का, और कैश इन हैंड की वैल्यू ज्यादा होती है। ठीक है बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। हाँ इसमें बेटा हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि हमने क्या किया होगा, हमने यहाँ पे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है। हम एम ही नहीं ऑफर करवा देंगे, हमने पीछे बैकएंड के ऊपर एक एनालिसिस किया होगा जिसका नाम होता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। यानी हमें ये लगता है कि अगर ये 45,000 रुपया मुझे बंदा 10 दिन के बाद देता है तो मेरे 20 दिन बचने हैं। अब मैं उन 20 दिनों में जब इस 45,000 को यूज करूंगा, 45,000 को जब मैं यूज करूंगा तो मे पॉसिबल
5,000 की बजाय जो मैंने छोड़ा तो मे भी 10,000 या 15,000 मुझे प्रॉफिट हो जाए कि मैंने किसी ऐसी जगह पे पैसा लगाना है जहां से मुझे इससे ज्यादा प्रॉफिट आने के चांसेस हैं। तो डेफिनेटली इसीलिए बेटा मैं उसको डिस्काउंट ऑफर कर रहा हूँ। और फिर आपने अभी जो आपने बेटा बात की, बिल्कुल सही बात की कि जितनी जल्दी आप उस पैसे को, अगर हमारे पास मार्जिन होगा तो हमने उसको ऑफर करवाया, और वो मार्जिन बेटा यही होगा कि हम उस पैसे को किसी न किसी जगह पे रीयूज करना चाह रहे हैं, और आपको ये लगता है कि इसको रीयूज करने से हमें 5,000 छोड़ने में हमें फायदा है। इसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहते हैं कि हमने कोई ऐसी हमारा बेटा तो हमें इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहते हैं कि हमने कॉस्ट तो बियर की 5,000 की, लेकिन मे पॉसिबल उस कॉस्ट से के बाद बियर करने के बाद जो हमें बेनिफिट है वो ज्यादा मिले। सो दैट्स व्हाई हमने उसको ऑफर करवाया। बेसिकली हमने पहले अपना एनालिसिस किया होता है, उसके बाद बेटा हमने किया होता है। तो पहला बेटा ऑप्शन ये है कि आप उनको क्या करें, आप स्पीड अप करें कैश इनफ्लोस की, कि आपने क्या करना है, आप उनको डिस्काउंट्स ऑफर करें। अच्छा, दूसरा पैसे जल्दी रिसीव करने के लिए मे पॉसिबल कोई बंदा लालच में आके आपको पैसे जल्दी दे दें क्योंकि उसको 5,000 की बचत हो रही है। सेकंड अपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें पैसे जल्दी लेने के लिए। ये क्या है, मैंने बोला कि हमने जो पैसे लेने कोशिश करें कि वो जल्दी से जल्दी आपके पास आ जाए, स्पीड अप कैश इनफ्लोस। तो सेकंड मैंने बोला टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। बेटा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल से क्या फायदा होगा हमें? सर पहले इस तरह होता था कि बिल जो है वो कटते थे फिर भेजे जाते थे अगर वो किसी शहर में होता था। तो अब ये है कि हम उसको व्हाट्सएप कर सकते हैं कि उसी दिन से उसका डे स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल बेटा, ये देखिए मैंने क्या लिखा अभी, ये वर्ड सुना हुआ ना, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का वर्ड सुना हुआ है ना? यस सर। यस सर। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें बेटा। देखिए सिंपल सी मैं एग्जांपल देता हूं आपको। मैंने आपको 50,000 पे करना है, फ्राइडे का दिन है, मैंने एक चेक काटा, मैंने आपको दे दिया, मैंने कहा ये लो यार 50,000 का चेक। अब आपने उसको बैंक में जमा करवाया, आगे सैटरडे संडे छुट्टी आ गई, मंडे को वो प्रोसेस हुआ, मंडे के बाद प्रोसेस होने के बाद ट्यूसडे को वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर हुआ। तो कितने दिन लगे? फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे और ट्यूसडे, तकरीबन 4 से 5 दिन आपको लग गए उस पैसे को रिसीव करने में। तो बेटा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। ऑनलाइन सिस्टम में क्या है, जस्ट गिव मी द अकाउंट नंबर, मैंने अकाउंट नंबर ऐड करना है, पैसे ऐड करने हैं, ओके करना है, पैसे 5 मिनट के अंदर, बल्कि 5 मिनट भी ज्यादा बोल रहा हूँ, उससे पहले आपके पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। देखिए 5 दिन की आपकी सेविंग हो रही है। अब इसकी छोटी सी एग्जांपल मैं आपको एक और भी देता हूँ। अक्सर आप देखें बेटा कुछ कंपनीज जो है वो यकम को सैलरी पे करती हैं, और कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो 30th को सैलरी पे कर सॉरी 10th को सैलरी पे करती हैं। अब वो कंपनी जो यकम को सैलरी पे कर देती है अपने एम्प्लॉइज को, इसका मतलब उनके हाथ से पैसा निकल गया। और वो कंपनीज जो 10 तारीख को सैलरीज पे करती हैं, तो यकम तारीख से लेकर 10 तारीख तक वो सैलरी के पैसे को क्या कर सकती हैं, यूज कर सकती हैं। सो इस वजह से बेटा मैंने बोला कि पैसा अगर आपके पास एक दिन भी आपने उस पैसे को यूज कर लिया तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल है। सो दैट्स व्हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। आप क्या करें, आप डेबिट कार्ड यूज करें, क्रेडिट कार्ड यूज करें, ऑनलाइन सिस्टम यूज करें। उन्हें बोले चेक्स की बजाय हमें अकाउंट ट्रांसफर कर दें, हमारे अकाउंट के अंदर पैसे ट्रांसफर कर दें। इससे क्या होगा कि आपके वक्त में सेविंग होगी, और जितना आप वक्त सेव करेंगे उससे आप कैश उतना ही ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। अंडरस्टैंड बेटा? यस सर। ओके, लास्ट बेटा स्लो डाउन कैश आउटफ्लोज। इसका मतलब ये है कि जो आपने पेमेंट्स करनी है उसमें डिले करें। इससे हमें क्या फायदा होगा? सर हम पैसा यूज कर सकते हैं। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी सैलरी की बेटा, अगर मैंने जो भी आपको एग्जांपल दी सैलरी की, इट्स अ बेस्ट एग्जांपल इन स्लो डाउन कैश आउटफ्लोज। कि यकम की बजाय कुछ कंपनी जो है वो 10 तारीख को सैलरीज देती हैं, तो यकम से लेकर 10 तारीख तक वो उस पैसे को क्या कर सकती हैं, रीयूज कर सकती हैं। उन्होंने कौन सा 10 तारीख को आपको सैलरी ज्यादा बढ़ा के देनी है, सैलरी तो आपको उतनी ही मिलनी है। लेकिन बेटा एक चीज याद रखिएगा, उतना ही डिले करें कि आपकी जो रेपुटेशन है वो डैमेज ना हो। आपने अपनी रेपुटेशन को डैमेज नहीं करना। यानी एक बंदे ने आपको 30 दिन का टाइम दिया, चले आपने 31-32 दिन ले लिए, इट्स ओके। लेकिन अगर उसने 30 दिन का टाइम दिया और आप 1 साल बाद पेमेंट कर रहे हो तो इट्स नॉट अ गुड थिंग। डिले करें, लेकिन इतना डिले करें कि जितना अगला बंदा जो है वो एक्सेप्ट कर सके। ये ना हो कि आपकी रेपुटेशन डैमेज हो। जब आपकी रेपुटेशन डैमेज होगी तो बेटा फिर नेक्स्ट टाइम कोई भी बंदा जो है वो आपके साथ काम नहीं करेगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरा आप लोगों से सोच के आंसर देना है। अगर जिस तरह मैंने किसी बंदे से पैसे निकलवाने के लिए डिस्काउंट ऑफर किया, अगर कोई बंदा मुझे डिस्काउंट ऑफर करे पैसे निकलवाने के लिए, तो क्या मुझे डिस्काउंट ले लेना चाहिए पेमेंट करने के लिए?
जिस तरह हमने ऊपर डिस्काउंट लोगों को ऑफर किया था, अगर कोई मुझे ऑफर कर दे कि यार आप जल्दी पेमेंट कर दो, तो मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि हमें पेमेंट्स में डिले करना चाहिए, तो क्या मुझे पेमेंट कर देनी चाहिए, मुझे डिस्काउंट ले लेना चाहिए? सर पे आपको ले लेना चाहिए डिस्काउंट। क्यों, वजह? सर पेमेंट डे। सर वो जोन सा आप डिस्काउंट लेंगे तो आपने उसके आगे प्रोडक्ट भी तो बना के सेल करेंगे ना आगे। चलें वो 5,000, जिस तरह इसी के एग्जांपल ले लेंगे, मैंने किसी को 50,000 पे करना था, मैंने 45,000 पे कर दिया, 5,000 मैंने बचा लिया। लेकिन ये भी तो देखें ना, वो 50,000 में 30 दिन तक इस्तेमाल कर सकता था, अब सिर्फ मुझे 5,000 बचा। वो जो मैंने पे कर दिया 45,000 जो मैंने अपनी पॉकेट से पे कर दिया, वो तो मेरे हाथ से निकल गया। देखिए यहाँ बेटा अगेन फिर आपका वही आंसर होना चाहिए कि यहाँ भी हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखेंगे। अगर आपको ये लगता है कि हमें डिस्काउंट लेने में फायदा है, मैंने कहीं पे री इन्वेस्ट नहीं करना, मैंने पैसे कहीं इस्तेमाल नहीं करना, मेरे पास पड़ा हुआ पैसा, तो फिर डिस्काउंट लेके 5,000 की बचत कर ले। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि नहीं यार मैंने ये पैसा 30 दिन तक अपने लिए इस्तेमाल करना है, तो क्यों, क्या जरूरत पड़ी है पहले पे करने की? 30 दिन का तो उसने हमें टाइम दिया हुआ है, तो फिर हम 30th डे पे जाके ही इसको पे करेंगे। अगेन बेटा आपका यहाँ पे आंसर यही होना चाहिए कि हम अपना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे। अगर हमें लगता है हमें डिस्काउंट लेने में फायदा है, तो हमें डिस्काउंट लेना चाहिए। अगर हमें ये लगता है कि नहीं यार इस पैसे को मुझे 30 दिन तक इस्तेमाल करना चाहिए, तो फिर हमें डिस्काउंट नहीं लेना चाहिए बल्कि डिले करना चाहिए। ये है बेटा हमारा कैश मैनेजमेंट का प्रोसेस, जिसके अंदर हमने ये डिस्कस किया कि कंपनीज के मोटिव्स क्या होते हैं कैश को होल्ड करने का, और सेकंड हमने डिस्कस किया कि कंपनीज अपने कैश को कैसे मैनेज करती हैं। बेटा यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? नो सर। क्लियर है नो बेटा? सर। नो सर। नो सर। अच्छा, सेकंड पोर्शन है हमारा इस चैप्टर का सिक्योरिटीज मैनेजमेंट का। आपका टाइम थोड़ा रह गया बेटा, क्लास में वाइंड अप होने वाला। अच्छा एक दफा मुझे बेटा जरा अपनी वीडियोस तो ऑन करें, 18 लोग बैठे हैं, जरा चेक तो करो, वीडियोस ऑन करें जरा एक सेकंड के लिए आप सब लोग। कौन कौन क्लास ले रहा है? बाद में ऑफ कर लीजिएगा। सर मैं भी तो करूं? सभी लोग बेटा करें एक दफा, जस्ट उसके बाद फिर ऑफ कर लीजिएगा, बेशक कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं। फैसल, हन्नान, शर्जील अहमद, अली जान। यस सर। शर्जील अहमद कौन है? सर अली जान। जी जी अली जान तो बेटा मैंने देख लिया आपको। अली रजा, अरहम, राना कामरान साहब जिनका माइक ही म्यूट नहीं हो रहा था, मैं ख्याल बैठे भी नहीं मैं शायद अब। चलें ठीक है, ओके कर लें ऑफ, कोई इशू नहीं। ओके तो आप लोगों ने बेटा नेक्स्ट क्लास के लिए क्या काम करना है, छोटा सा इसी को हम, इसका जो सेकंड पोर्शन है चलें फिर वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास के लिए बेटा आपने 2-3 काम करके आने हैं, बेशक आप उसको नोट कर लें। पहला काम आपने ये करना है कि आपने मुझे बताना है कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या फर्क होता है। इसको आप बेशक अपने छोटी सी असाइनमेंट समझ लीजिएगा, मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या फर्क होता है ये आपने मुझे बताना है। नंबर 2, कार्ड्स के ऊपर कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं, जैसे वीजा, मास्टर कार्ड, A+, वन लिंक, इस तरह मुख्तलिफ किस्म के वर्ड्स लिखे होते हैं। नेक्स्ट में आपको कार्ड भी शो करूंगा और उसके ऊपर ये वर्ड्स भी दिखाऊंगा। आपने मुझे ये बताना है कि वो कार्ड के ऊपर जो वर्ड्स लिखे होते हैं उनका मीनिंग क्या होता है। देखिए हम डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, हम देखते भी हैं, आपके पास नहीं है तो आपके घर वालों के पास होगा, किसी का चेक कीजिएगा। तो पहला आपने बताना है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या फर्क है, नंबर 1। नंबर 2 आपने ये मुझे बताना है बेटा कि कार्ड के ऊपर जो मुख्तलिफ किस्म के वर्ड्स बने होते हैं उन वर्ड्स का मीनिंग क्या है। वर्ड्स मैंने आपको बेटा बता दिए कौन कौन से वर्ड्स होंगे, जैसे कि हो गया A+, वीजा, मास्टर कार्ड, वन लिंक, इस किस्म के कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं। तो जो भी वर्ड्स आपको नजर आए आप लोगों ने मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना है कि इनकी मतलब क्या, और हम यहीं से यहाँ से क्लास स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द कैश मैनेजमेंट प्रोसेस यू कैन आस्क। नो सर। ओके बेटा, सर थैंक यू सो मच बेटा, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज।